Guys, question number 2. Which graph represents the motion of a car that is traveling along a straight road with uniformly increasing speed? Uniformly increasing speed का मतलब है constant acceleration. भाई क्या हो गया? ठीक है, अगर constant acceleration वाला ग्राफ कौन सा होगा? A. इंक्रीजिंग है ना सर, वो तो एक ही स्पीड में है। मेरे प्यारे बच्चे, अरे कांस्टेंट सुनो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा होता है? पहला वाला होगा। इज दैट क्लियर? ये सोच समझ के देखो, ये सिर्फ ये सारा का सारा भी ओ लेवल्स पे चल रहा है। कैन यू सी दैट? कि भाई इसने मुझे बोला यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, यानी स्पीड जो है हर सेकंड मेरे पास सेम अमाउंट से बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस में है? ए में। सही है बेटे, इसके अंदर कैसे हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? बी में बताओ। क्या मेरे पास, अभी जरा देखो, 0 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन की कोई और वैल्यू है, फिर मेरे पास दूसरे सेकंड में मेरे पास वैल्यू और बढ़ी, तो कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई है? सही है ना? इधर देखो, पहले वाले में देखो, 0 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू थी, 2 सेकंड्स पे भी, 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम, दूसरे फिर सेकंड पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम, तो यहां पे कांस्टेंट हुई ना बेटे एक्सेलरेशन। बेटे ग्राफ, अब जरा सोचना, थोड़ा सोचो। आप लोगों ने ग्राफ कौन कौन से किए थे? आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था। अब सिर्फ अगर एक्सेलरेशन, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो कैसे होगा यार? क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये वाला क्वेश्चन 3। ये मुझे कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। ये वाला भी पहले कराया हुआ सवाल। आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम हाइट इट फॉल्स पास द क्लिफ टॉप एंड इनटू द सी। अब इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास एक क्लिफ टॉप है, लेट दिस बी द क्लिफ टॉप, और मेरे पास नीचे यहाँ पर सी है, ठीक है, समंदर है। अब मेरे पास इसने क्या किया कि एक पत्थर को पकड़ा है, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ पत्थर ओवर हियर। ये मेरे पास एक पत्थर है, इसने क्या किया कि इस पत्थर को इधर से फेंका और ये यूं गया। सही है? अब मेरा इसमें टारगेट क्या है? द ग्राफ शोज हाउ द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन वेरीज विद टाइम आफ्टर बीइंग थ्रोन अपवर्ड्स। R and S are the magnitudes of the areas of the two triangles. Velocity time ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है आपको। ये आपने ओ लेवल्स में भी सीखा हुआ था। सही है बेटा, हंसने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपका पेपर के अंदर। समझ गए? अब जरा इधर देखो, यहां से इसने ग्राफ स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि इधर से एक सर्टन स्पीड, बेटे आप इधर तो देखो, इस तरफ तो देखो, कि हमारे पास एक सर्टन स्पीड पे इधर से फेंका होगा ऊपर की तरफ। तो जिस टाइम पे फेंका होगा तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, फिर हमें पता है कि ये ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगा ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसका ये वाली पोजीशन होगी ग्राफ पर, यही होगा कि स्पीड कम होती गई। फिर उसके बाद जो है, फिर ये रिवर्स पाथ में गया है, फिर ये पूरा का पूरा नीचे जाके गिरा है। और मुझसे सवाल ये पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ टॉप अबव द सी। माय टारगेट इज टू फाइंड दिस हाइट। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। समझ गए? अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है कि एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस रिप्रेजेंट ये कर रहा होगा मेरे पास, दिस इज एस। ये एस रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि मेरे पास इसका जो पाथ फॉलो हुआ होगा वो ये वाला पाथ फॉलो हुआ होगा। एस तो वो था कि इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है, इट गिव्स यू दिस एस ओवर हियर। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ये जो आर हमारे पास है, ये आर टोटल हाइट होगी मेरे पास।
तो r माइनस एस हो जाएगा, ताकि हम लोग ये निकाल सके, ये मेरा टारगेट था ना, दिस वॉज रिक्वायर्ड, हाइट निकालनी थी ना मुझे। तो इसको क्या करूंगा मैं, r माइनस एस, तो कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर आएगा इसका। समझ गए बेटा, सोचना तो पड़ेगा इस पे, और कोई तरीका नहीं है, समझे। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा ए लेवल का तो कोई सवाल भी नहीं आया है, ये तो सारे ओ लेवल डिफिकल्टी के सवाल चल रहे हैं। इसका मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस पे होगी, अरूबा आप जवाब दो इसका। बेटे ए में तो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, डी भी नहीं हो सकता, सी होगा ना बेटे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो इधर मेरे पास ग्रेडियंट कांस्टेंट है, समझ गए बेटे, याद करो अरूबा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कह रहा है, इधर देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, जी मेरे, हाँ तो ये आ चुके हैं ना, आसान है, बहुत आसान लग रहा है आपको। ये वाले आसान है, मतलब जो आप पहले कराए थे। अभी बेटे अभी आपके सपनों पे पानी फिरने वाला है, अभी 5वें के बाद जब छठा आएगा ना तो फिर पानी फिर जाएगा। ये 5th क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट O and follows the path OPQRS as shown. Air resistance may be neglected. मैं इस पे पहले एक बात पहले तबसरा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इधर देखो बेटे अरूबा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो शुरू में मैक्सिमम होगा, फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड कम होता जाएगा और यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद फिर रिवर्स होगा और फिर ये और रिवर्स हो जाएगा, ये होगा। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा, वो हर जगह पे सेम रहेगा, इवन ऊपर मोस्ट एक्सट्रीम हाइट पे भी सेम रहेगा, ये भी कर लिया। अब जरा सुनो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट Q ऑफ इट्स पाथ। इस पॉइंट पे कौन सा स्टेटमेंट सच होगा, वो चीज है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स एक्सेलरेशन इज 0। नहीं, हमारे पास, एक मिनट, ये बात सच है कि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सिर्फ वर्टिकली इन्वॉल्व है इसके अंदर एक्सेलरेशन। तो पहला वाला तो सही लग रहा है, लेकिन अभी भी देख लेते हैं कि इससे कोई बेटर आंसर है। लेट्स सी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स वेलोसिटी इज 0। टॉप पर 0 है क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? बेटे कैसे 0 है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये ब्लू लाइन आपके पास तो एग्जिस्ट कर रही है, क्या हो गया, समझ गए? तो ये वाला तो गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0 एट Q। नहीं, मूव कर रहा है तो कैसे 0 हो सकती है, ये भी हो गया। द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, mv की वैल्यू भी है तो वो भी नहीं 0 हो सकता है, तो ए ही आंसर होगा इसका, समझ गए? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाओ। ओ माय गॉड, ये वाला सवाल माय फेवरेट क्वेश्चन अबव ऑल क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन है। Two markers M1 and M2 are set up a vertical distance h apart। ठीक है, एक M1 मार्कर और एक M2 मार्कर इसने दो जगह पे लगाए हुए हैं, ये एक मार्कर लगा हुआ है और एक मार्कर ये लगा हुआ है। When a steel ball is released from rest, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है जी। From a point a distance x above m1, okay, ये एक certain distance x हमारे पास given है। It is found that the ball takes time t1 to reach m1, यानी इसने मुझे बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो t1 आ रहा है हमारे पास, this time is t1, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो t2 उसने मार्क किया हुआ है, सही है। अच्छा खैर ये तो हो गया। मुझे बोलता है कि विच एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। नाउ दिस इज ट्रू ए लेवल सवाल, ठीक है। ये वाला सवाल जो है इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इसमें मुश्किल है, मैथमेटिक्स मुश्किल है। अब इसको करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ज़रा इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इधर से लेकर इधर तक गिरने की
मैं ये x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, वैल्यू तो नहीं निकलेगी, एक एक्सप्रेशन तो बन सकती है। इधर अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तक पहुँचे? अब मेरा पहला टारगेट ये है, ज़रा इधर देखो, कि मैं इधर using all the parameters, can I even try finding the acceleration in the first step? Let's try it out. तो मैं काम करता हूँ कि मैं ये वाली इक्वेशन को एडवांटेज में लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम गिवन था, सही है। सो पहला केस मैं कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं हम लोग x, क्योंकि हमारे पास इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ था। यू टी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू, मुझे बोला एक्सेलरेशन को ए ही नाम रख लेते हैं, ए ही रखा हुआ इधर, और टी की जगह पे मैं टाइम डाल रहा हूँ कौन सा? t1, तो ये हो जाएगा t1 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास जो पहली इक्वेशन एक बनी है वो बनी है x इज इक्वल टू हाफ ए t1 स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? ये पहली इक्वेशन बनी जो कि इधर रेलेवेंट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो इनमें से कोई भी आंसर मेरे पास नहीं बन रहा, और मेरे सारे आंसर्स के अंदर आप एक चीज़ नोट करो कि एच आ रहा है, और एच तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी। एक और इक्वेशन बनाते हैं। इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट कवर करते हैं, सही है। सो अगेन यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टोटल पूरा का पूरा डिस्टेंस लूंगा, s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x प्लस एच, पूरा का पूरा हाइट। मतलब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे एंड कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस एच, यू टी वंस अगेन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0, और प्लस हाफ टाइम्स लेट द एक्सेलरेशन बी a, एंड टाइम जो है इस बार यहां से लेकर t2, सिर्फ t2 का स्क्वायर। यहाँ से पहुँच गए? सही है? नहीं, t1 प्लस t2 क्यों होगा बेटे? शुरू से टाइम किया हुआ है, सही है? ओके, यहाँ तक पहुँच गए? अब ज़रा इधर देखो कि मेरे पास एक इक्वेशन जो थी इस सवाल के हिसाब से, एक इक्वेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू हाफ ए t1 स्क्वायर, और एक इक्वेशन आ रही है x प्लस एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस x को एलिमिनेट कर सकता हूँ इसमें से, कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूँ इधर। सब्स्टिट्यूशन अगर मैंने की, इसको उठाकर मैं इसकी जगह पे डाल दूँ, तो ये हो जाएगा, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, हाफ ए t1 स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू हाफ ए t2 स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि h इज इक्वल टू हाफ ए t2 स्क्वायर माइनस हाफ ए t1 स्क्वायर। ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो a को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, तो a को मैं जो है पहले आइसोलेट कर रहा हूँ, तो h इज इक्वल टू a कॉमन लिया, मैथमेटिकली हो जाएगा हाफ, बल्कि हाफ को भी कॉमन ही ले लेते हैं, हाफ भी कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? अब मैं a को पूरा सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो a इज इक्वल टू 2h ओवर t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है इसमें से? डी आंसर बन रहा है। अब ये था असली ए लेवल सवाल। जरा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये पहले हम लोग कर चुके थे, मैंने इसका डी मार्क करवाया था। द रीज़न वॉज वेरी क्लियर कि एयर रेसिस्टेंस स्टार्ट्स एक्टिंग इमीडिएटली। अगर आप करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो इस सवाल को, मैं करवा देता हूँ। जरा इधर देखो, लिसन, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम नियर द अर्थ सर्फेस, ओके, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ इट्स स्पीड v इज शोन बिलो। अब ये पहला जो ग्राफ इसने दिया है, ये वैक्यूम के अंदर दिया हुआ है। वैक्यूम के अंदर हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो इसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट है। फिर उसने मुझे कुछ बोला है, विच ग्राफ
shows the variation with time t of the speed v of the same ball falling in air at the same place on earth. अब अगर एयर में गिरेगा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो कम होने का मतलब है कि ग्रेडियंट कम होता जाएगा. अब ग्रेडियंट कम मेरे पास इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, बट वाई एम आई एम गोइंग विद डी ऑप्शन. क्यों? एग्जैक्टली जैसे ही आपका शुरू होगा गिरना, एयर रेसिस्टेंस उसी टाइम पे एक्ट करना शुरू करेगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, एयर रेसिस्टेंस एक्ट करेगी, तो ये डी हमारे पास मेक्स द मोस्ट सेंस. क्लियर है? अच्छा, फिर ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी. कौन सी है स्केलर क्वांटिटी? एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, मास स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इधर देखो. लिसन, a projectile is fired at an angle alpha to the horizontal at a speed u as shown. Okay, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है at an angle alpha. मुझे बोलता है what will be the vertical. क्या हो गया बेटे? अच्छा, what will be the क्या बेटे वो लिखवा लेना, उसके बाद आप एंड में डाल देना नाम. सही है. अच्छा, फिर ये कह रहा है what will be the vertical and the horizontal components of its velocity after a time t. After a time t. सबसे पहले इसका horizontal component क्या होगा? जोर से बोलो, ये horizontal component इसका क्या होगा? बेटे horizontal component पूरी वैल्यू बताओ, ट्रिग्नोमेट्री लगा के बताओ. क्या? जोर से बोलो, सब लोग बोलो. u cos alpha. सही है. यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो गारंटीड u cos alpha होना चाहिए क्योंकि वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना था? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin alpha, यही होगा. लेकिन आफ्टर अ टाइम t क्या ये वैल्यू सेम रहेगी? ये वैल्यू कम होनी चाहिए. अब अगर कम होनी चाहिए तो चेंज होनी चाहिए, तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे, ए या सी? सी सेलेक्ट करोगे आप. बेटे ऊपर जाते हुए मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट कम नहीं होता क्या? एक्सेलरेशन नीचे एक्ट नहीं कर रही होगी इसको? आपको पूरी 1000 दफ़ा इस ग्राफ में भी यही दिखाया था मैंने. इधर देखो, इस ग्राफ में भी यही दिखाया था कि शुरू में मेरे पास ज़्यादा था, ये हमारे पास u cos alpha था, और फिर ये वाला जो कंपोनेंट फिर हम आपको चलते जा रहे हैं, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ये u cos alpha नहीं होगा. सही है. यही चीज़ इधर भी अप्लाई की है मैंने. शुरू में u cos alpha था, लेकिन इसने मुझे बोला है आफ्टर टाइम t. अगर आपने क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा तो कचरा हो जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ए सेलेक्ट करते हैं इधर. यार चुपचाप वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये, लेकिन ए गलत है आंसर. इज दैट क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, ये वाला भी अच्छा टेरेफा, मतलब ये है ओ लेवल जैसा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है. अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन. ये वाला पहले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे. सबसे पहली चीज़ है, इधर देखो, लिसन मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखो. वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे मेरे पास अगेन कांस्टेंट डीसेलरेशन है. सही है? ऐसे ही है. ये तो है. अब मेरे पास इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कर्व होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो कर्व होना चाहिए, और मेरे पास कर्व इसके अंदर भी नज़र आ रहा है और इसके अंदर भी नज़र आ रहा है. इसका मतलब है कि ये दो तो वैसे ही गए. ठीक है, दोनों में कर्व नज़र आ रहा है मुझे. ठीक है, और इंक्रीजिंग कर्व ही है. ऐसा ही है. अब ज़रा इसमें देखो, इसके अंदर इस पॉइंट पे जब आप पहुंचे थे तो हमारे पास क्या हो गया कि ज़ीरो एक्सेलरेशन हो गई. अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन हो गई तो कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए. अब कांस्टेंट स्पीड जो है
मेरे पास इसमें भी नज़र आ रही है और इसमें भी नज़र आ रही है कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर यही नज़र आ रही है, दोनों में ही नज़र आ रही है। लेकिन एक मसला है बेटे, एक मसला है, ज़रा सुनो, लिसन, ज़रा सुनो, इधर देखो, सुन तो लो। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करूं, इधर फोकस करूं, तो मेरे पास इसकी जो स्पीड निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी, वो इस तरह ग्रेडियंट निकलेगा इसका। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी जल्दी मेरे पास एक चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि इमीडिएटली मेरे पास जो है ग्रेडियंट फ्लैट हो रहा है? इधर आकर आप इधर देख सकते हैं, इधर मेरे पास ग्रेडियंट ये हो रहा है और पहले मेरे पास जो ग्रेडियंट था वो ये था, इमीडिएटली चेंज हुआ। फिजिकली ये रियल वर्ल्ड में इतना जल्दी तो हो भी नहीं सकता। और इधर देखो कि इधर मेरे पास स्मूथ प्रोग्रेशन है, यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो ऐसा ही था और फिर उसके बाद मेरे पास ग्रेडियंट में माइनर सा चेंज आया और फिर हमेशा के लिए ऐसा ही रहा है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक। कैन यू सी दैट? द ग्रेडियंट में बहुत ही सटल सा चेंज आया। So obviously you will have to go with C option. C option makes the most sense. Is that clear? समझ गए? हो गया? Next statement. अब ये वाला सवाल जो है 11th वाला, ये वाला बहुत ही दिमाग की धैर्य करते हैं भाई। सबसे पहले इधर देखते हैं, A ball is released from rest above a horizontal surface. The graph shows the variation with time t of its velocity. मेरे पास बॉल को एक जगह से ड्रॉप किया, मेरे पास स्पीड बढ़ती गई और इमीडिएटली जाके क्रैश हुआ, ज़मीन पे टिप्पा खाया। उसके बाद एक चीज़ नोटिस करो कि शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर जब रिवर्स वेलोसिटी आती है तो उसका मैग्नीट्यूड कम है। समझ गए? ये बात भी हमें नज़र आ रही है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट के बाद इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है। सही है, क्योंकि हो रही है, लिटरली हो रही है, ये तो समझ में आ गया। अब जरा इधर देखते हैं, एरियाज एक्स एंड वाई आर इक्वल। दिस इज बिकॉज द बॉल्स एक्सेलरेशन इज द सेम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। वेल टेक्निकली ये चीज़ तो सेम है, सेम तो है, लेकिन वो सेम तो मेरे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इधर भी चेंजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। तो फिलहाल इसको हम लोग, इसके ऊपर हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक डॉट लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड एट विच द बॉल लीव्स द सर्फेस आफ्टर एन इम्पैक्ट इज इक्वल टू द स्पीड एट विच इट रिटर्न्स टू द सर्फेस फॉर द नेक्स्ट इम्पैक्ट। नहीं, ये तो हमारे पर डिफरेंट होगा क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है इधर। फॉर वन इम्पैक्ट द स्पीड एट विच द बॉल हिट्स द सर्फेस इक्वल्स द स्पीड। नहीं, ये वही वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी वाली बात है। लास्ट वाला जरा देखो, द बॉल राइजेस एंड फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस बिटवीन इम्पैक्ट्स। जरा इधर देखो, एक इम्पैक्ट इस लाइन पर हुआ और एक इम्पैक्ट इस लाइन पर हुआ। यहां से बॉल जमीन से ऊपर जा रही होगी। जरा इधर देखो, ये वाली जो बॉल है ना, यहां से इधर होगी, यहां पे पहुंची होगी तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी और उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुंचे होंगे तो बॉल मेरे पास वापस आई होगी, दूसरा इम्पैक्ट होगा। यानी एक इम्पैक्ट से दूसरे इम्पैक्ट तक सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, ऊपर जाने का भी सेम और नीचे आने का भी सेम। समझ गए? इट मेक सेंस कि ऊपर जाने का डिस्टेंस भी सेम है, नीचे आने का भी सेम है। बात ही खत्म हो गई इधर। तो डी शुड बी द आंसर। सही है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A motorist traveling at 10 meter per second can bring his car to rest in a distance of 10 meters. Okay, यानी हमारे पास है u is equal, u की वैल्यू इधर गिवन है, can bring his car to rest in a distance, यानी रेस्ट का मतलब है कि v should be 0 मीटर पर सेकेंड और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस हमारे पास s की वैल्यू आ रही है 10 मीटर्स। ये पहला स्टेटमेंट था। सही है? इफ़ ही हैड बीन ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि अभी मेरे पास लेट द न्यू u बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इन वॉट डिस्टेंस कुड ही ब्रिंग द कार टू रेस्ट यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स। यानी v अगेन 0 है, लेकिन मेरे पास जो है एक्सेलरेशन टोटली डिफरेंट होगी।
बल्कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगी जो पिछले वाले केस की होगी। दोबारा सुनो, सेम ब्रेकिंग फोर्स बोला है तो एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि पहले इधर से इस डेटा से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं जरा इधर देखो। सबसे पहला काम मैं इधर कर रहा हूं। इनिशियली s इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी s इज इक्वल टू 10 मीटर्स, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0। सही है, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं इधर कौन सी चीज़ लगाऊंगा जो मेरे पास एक्सेलरेशन निकले? इधर लगेगा आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास इधर कितनी है? 0। और इनिशियल कितनी है? 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू s। और s की वैल्यू कितनी थी? s की वैल्यू 10 थी। तो ये हो जाएगा मेरे पास -100 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय 20। ये कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई। अच्छा अब जरा सुनो, ये वाली तो एक्सेलरेशन आई जो शुरू के डेटा से थी, यहां तक भी पहुंच गए, पहुंच गए। अब जरा सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाई है, यही एक्सेलरेशन होगी यानी डीसेलरेशन रहेगी। अब जरा दोबारा से करते हैं सवाल को। u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दोबारा से s की वैल्यू निकालो कि इस बार कितना डिस्टेंस कवर करेगा। निकालोगे तो हो आएगा ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है? s तो मुझे निकालना है। यू टी मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट ये नहीं लगेगी इक्वेशन, टाइम वो वाली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। टाइम तो था ही नहीं हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल 30 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -5 इनटू s। s मुझे निकालना है, निकालो। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 डिवाइडेड बाय 10 तो 90 आएगा आंसर। तो हमारे पास इसका आंसर डी आ रहा होगा 90। ये पूरा सवाल मैंने करके दिया, आप देख लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड फॉल्स थ्रू एयर। एयर से फेंका बहुत बड़ी हाइट से, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जो हिट करेगा, अगर टर्मिनल वेलोसिटी हिट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, विच ग्राफ शोज हाउ द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द एक्सेलरेशन a ऑफ द ऑब्जेक्ट? कौन से होना चाहिए? a, स्ट्रेट अवे। जी इधर देखो, शुरू में जिस टाइम पे आप ड्रॉप करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगी, फिर ये g से वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इवेंचुअली व्हेन इट हिट्स टर्मिनल वेलोसिटी तो फिर क्या होगी? 0। सिंपल एज दैट, dismissed. We'll continue this thing tomorrow.